मेरा नाम रचना है। मेरा पैदा होते ही मेरी माँ का देहांत हो गया। जब मैं 17 साल की थी तो मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। मैं अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी। मेरे चाचा चाची का व्यवहार पहले से ही मेरे साथ ठीक नहीं था। पिताजी के देहांत के बाद तो वो मुझ पर और भी अत्याचार करने लगे। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मेरे चाचा चाची ने मुझे घर से निकाल दिया। जिन लोगों की गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दे दी। वे लोग मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, परंतु उनकी बड़ी बहू को मैं पसंद नहीं थी। इसीलिए उनकी बड़ी बहू ने मेरा साथ ऐसा खेल खेला कि मेरे होश उड़ गए। रचना आज बहुत परेशान थी। सुबह से घर का काम करते करते वह थक गई थी। फिर भी उसकी चाची ने खाना नहीं दिया था और वह बिना कुछ खाए ही ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रही थी। तभी आह कर चीख के साथ रचना बीच सड़क पर गिर पड़ी थी। उसकी एक कार से टक्कर हो गई थी। जिस कार ने टक्कर मारी उसमें से एक दंपत्ति बाहर निकले और घबराते हुए रचना की तरफ दौड़े। दर्द से रचना कर रहा रही थी। खड़े होने की चेष्टा की तो दर्द के मारे जोर की चीख निकल गई। वह दंपत्ति जोड़ा घबराया हुआ था। सहारा देकर रचना को खड़े करने की कोशिश करने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तमाशबीनों की 2-4 लोग जो इस समय अति उत्साह में भर जाते हैं। लोग चिल्लाने लगे उस दंपत्ति पर कि देखकर गाड़ी नहीं चला सकते क्या? चलो इनको पुलिस स्टेशन ले चले। मारो मारो की आवाज़ भी आने लगी। रचना ने अपने दर्द को दबाते हुए सबसे कहा, गलती मेरी थी। मैं बड़ी बेध्यानी में सड़क पार कर रही थी। आप लोग प्लीज़ जाएं यहाँ से। ये सुनकर उन दंपत्ति को राहत महसूस हुई। कुछ उन्होंने सहारा देते हुए रचना से कहा, बेटी हमें माफ़ करो और प्लीज़ कार में बैठो, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। रचना के पास कोई चारा नहीं था। दर्द इतना हो रहा था कि वो खुद ऑटो लेकर हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। हॉस्पिटल में एक्सरे करने पर पता चला कि मल्टीपल फ्रैक्चर है, पाँव में एडमिट करना पड़ेगा। रचना अब घबरा गई। उसकी घबराहट देखकर नीरज जी एवं सीमा जी, वो दंपत्ति जिन कार से एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने उसे ढांढस बंधाया। बोले, बेटी हमारी गलती से ये सब हुआ है। तुम्हें इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। तकलीफ़ तो हम नहीं बांट सकते, लेकिन तुम्हारे इलाज और हॉस्पिटल का सारा खर्च हम उठाने दो। इस तरह हम थोड़ा प्रायश्चित कर पाएंगे। रचना ने कहा, नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत सोचिए। गलती मेरी ही थी, मेरा ध्यान कहीं और था। आप लोग बस मुझे किसी छोटे हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। यहाँ का खर्चा हम नहीं दे पाएंगे और कृपया मेरे चाचा चाची तक खबर भिजवा दीजिए। मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, नहीं तो मैं ही बता देती। नीरज जी ने कहा, हम ज़रूर तुम्हारे घर खबर कर देंगे, लेकिन तुम्हारा इलाज इसी हॉस्पिटल में होगा और ख़र्च की चिंता तुम मत करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं अब इस बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। बोलकर वो हॉस्पिटल की औपचारिकता पूरी करने चले गए। प्लास्टर और ट्रैक्शन लगाकर रचना को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। नीरज जी और सीमा जी ने रचना से विदा लेते हुए कहा कि तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो बेड की साइड में लगा बेल बजा दे कर किसी को बुला लेना। स्टाफ से मैंने बात कर ली है, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। हम शाम तक आते हैं। और हाँ, तुम अपना पता बता दो, हम जाकर तुम्हारे चाचा चाची को भी खबर कर देते हैं। वो लोग भी तुम्हारे न पहुँचने पर घबरा रहे होंगे। रचना ने उन्हें पता लिखकर दे दिया और धन्यवाद कहा। नीरज और सीमा वहां से निकलकर रचना के बताए पते पर पहुंचे। चाल वाला एरिया था। गाड़ी को गली के बाहर ही खड़ी करके वे लोग पूछते हुए उसके घर तक पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला और आश्चर्य से देखने लगी कि सूट बूट में उनके घर ये कौन लोग आए हैं। नीरज जी ने बात शुरू की, देखिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी भतीजी रचना का एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हो गया था। हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। उसके पास फ़ोन भी नहीं है जिससे वो आप लोगों को सूचित कर देती। उससे आपका पता लेकर हम आपको सूचित करने आए हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। सारी बातें सुनकर चाची के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वे सोच रही थी कि अच्छा हुआ बला तो छूटेगी और हॉस्पिटल का खर्चा अलग गले पड़ जाएगा, ऊपर से महारानी की सेवा भी करनी पड़ेगी। नीरज जी ने टोका, हम आपको लेने आए हैं, चलिए। आप लोगों को देखकर उस बच्चे की हिम्मत बढ़ेगी। चाची ने झट कहा, हम नहीं जानते किसी रचना को, हमारी कोई भतीजी नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से। और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया।
अच्छा हुआ पीछा छूटा बला से। ये बड़बड़ाहट बाहर नीरज जी और सीमा जी को सुनाई दे गई। नीरज जी और सीमा जी अवाक रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। दोनों आकर कार में बैठ गए। तभी सीमा जी ने कहा, देखिए गलती हमसे हुई है। जब तक वो बच्ची ठीक नहीं हो जाती हमें ही उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। घर चलकर उसके लिए कुछ खाना बनाकर ले चलते हैं। और हाँ, अभी उसे कुछ नहीं बताएंगे। उसकी चाची ने जो कुछ भी बोला। गहरी सांस छोड़ते हुए नीरज जी ने गाड़ी घर के तरफ ले ली। 8 बजे के करीब वो लोग रचना के कमरे में थे। रचना ने से उन्होंने झूठ बोल दिया कि घर पर कोई नहीं मिला, ताला लगा हुआ था। फिर जाकर देखेंगे। सीमा जी ने बहुत प्यार से उसे खाना खिलाया और बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे जब तक तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती। सीमा जी ने जाते हुए प्यार से रचना के सर पर हाथ फेरा तो रचना भी मुस्कुरा दी। मन ही मन शायद वो सच्चाई जानती थी। रोज़ सुबह नीरज जी ऑफिस जाते हुए उसका हालचाल पूछ लेते और घर का बना खाना लेकर आते थे। शाम को सीमा जी आ जाती। कुछ किताबें भी लाकर रख दी थी। कभी कभी उनके साथ 6 साल की पोती भी आ जाती थी। उससे बातें करके रचना का दिल भी बहल जाता था। 4-5 दिन बीते होंगे। रचना अपने भविष्य का सोचकर उदास हो रही थी कि यहाँ से निकलकर अगर चाचा चाची ने उसके घर से नहीं रहने दिया तो वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। आंख में आंसू निकल पड़े। तभी सीमा जी ने कमरे में प्रवेश किया। उसे रोते देखकर उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, मत परेशान हो, कुछ ही दिनों की बात है, तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी। रचना सहानुभूति पाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, आंटी मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे घर पर गए थे और अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि वहाँ क्या हुआ होगा। माँ तो मुझे जन्म देते ही चल बसी थी और बाबा भी मुझे छोड़ गए 2 साल पहले जब मैं 12वीं कक्षा में थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। उनके गुजरते ही मेरे चाचा चाची का रवैया पूरी तरह से बदल गया मेरे प्रति। पहले भी ठीक नहीं था पर बाबा का लिहाज करके मुझे इतना परेशान नहीं करते थे। बाबा के गुजरते ही मुझसे कहा कि हम नहीं पढ़ा सकते तुम्हें, घर का काम करो बस, अगर यहाँ रहना है तो। दोनों चचेरे भाई छोटे होते हुए भी अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे परेशान करते थे। उनका सभी अत्याचार मैं चुपचाप सह लेती थी क्योंकि मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी। बहुत मुश्किल से उन्हें राज़ी किया। घर का काम निपटाकर कॉलेज जाती और लौटकर 3-4 ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल रहा था। आज ही डॉक्टर साहब ने मैंने पूछा तो बोले अभी 1 महीना लगेगा मुझे पूरी तरह ठीक होने में। अब आप ही बताइए आंटी, 1 महीने तक कौन रुकेगा मेरे लिए? मेरा सारा ट्यूशन छूट जाएगा। चाचा चाची भी मुझे शायद ही घर पर रहने दें। उनके तो सर से बला टल गई, ऐसा सोचते होंगे। मेरा इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं है। सीमा जी सब सुन रही थी और परेशान भी हो रही थी कि कैसे इस छोटी बच्ची को इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। वो इसी सोच विचार में थी कि रचना की किसी प्रकार से मदद कर सकें और उनके स्वाभिमान को ठेस भी ना पहुँचे। अगले दिन शाम को जब सीमा जी आई तो उन साथ में उनकी परी भी थी और उसका स्कूल बैग भी। रचना अचरज से दोनों को देख रही थी तो सीमा जी ने कहा, रचना हम लोग परी के लिए ट्यूशन ही ढूंढ रहे थे। कल जब तुमने बताया कि तुम ट्यूशन पढ़ाती हो तो मेरी समस्या का समाधान मिल गया मुझे। मुस्कुराते हुए फिर कहा कि देखो मेरी परी बहुत चंचल है, देखो तुम उसे पढ़ा पाती हो या नहीं। रचना मुस्कुराने लगी। उसे सीमा जी की चतुराई समझ आ रही थी। उसने भावुक होते हुए कहा कि आंटी मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकती। सीमा जी ने उसे झूठ मूठ डांटते हुए कहा, चलो चलो बातें छोड़ो और लग जाओ अपने काम पर। रचना ने बेड पर ही परी को पढ़ाना शुरू किया। उसका तरीका इतना अच्छा था कि 2 घंटे कब निकल गए ये पता ही नहीं चला। परी भी खुश थी और उसकी दादी सीमा जी भी खुश हो गई। अब ये सिलसिला चल निकला। 1 महीना हो चुके थे। आज रचना को डिस्चार्ज करने वाला था। हॉस्पिटल से लेने नीरज जी रिसेप्शन पर ही रुक गए। औपचारिकता निभाने के लिए सीमा जी रचना के रूम में आ गई। उनके हाथ में एक पैकेट था जो उन्होंने रचना को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं, हॉस्पिटल का कपड़ा चेंज कर लो, घर जाना है। रचना ने कपड़े ले लिए और बाथरूम में चली गई। नल चालू कर बहुत देर रोती रही। शायद आंसू हैं उसका मुकद्दर बन गए हैं। वो यह सोच सोच कर ही और भी ज़्यादा रो रही थी।
ये अनजाने होकर मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं और मेरे जो अपने हैं कभी झांकने तक नहीं आए। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ सुनकर उसने नल बंद किया और अपने कपड़े बदलकर बाहर आ गई। उसकी आंखें लाल हो रही थी। सीमा जी उसकी आंखें देखकर ही समझ गई कि वो रो रही थी। बाहर आकर रचना ने गाड़ी में बैठते ही कहा कि आप लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। आपने जितना मेरे लिए किया मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। नीरज जी ने कहा, बेटा हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप किन विचारों से झंझावत से गुजर रही हैं और ये भी कि आपके चाचा चाची आपको अब दोबारा अपने घर में नहीं रखेंगे। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। परी भी आपसे बहुत घुल मिल गई है, आप उसे पढ़ाइए और हमारे साथ ही रहिए। रचना और कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर झुकाए बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उसके पास इनके साथ जाने के अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था। अब चाची उसे घर में भी तो घुसने नहीं देंगी। आंटी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कार चल पड़ी। घर में भी सीमा जी की बड़े बेटे राजीव और बहू सोनिया ने बहुत प्यार से स्वागत किया। परी तो देखते ही दौड़कर लिपट गई। मेरी टीचर जी आ गई, मेरी टीचर जी आ गई। सीमा जी ने रचना का परिचय सबसे कराया और एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा छोटा बेटा राहुल है। दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। 1-2 दिन में ये भी आने वाला है। रचना के रहने का सारा इंतज़ाम गेस्ट रूम में अच्छी तरह से कर दिया था सोनिया ने। 2 दिन बाद सब कहीं गए हुए थे। रचना ने सोचा सबके लिए कुछ बनाकर रखती हूँ, सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं। वो किचन में थी, तभी किसी ने पीछे से आकर ज़ोर से उसे पकड़ लिया और गोल गोल घुमाते हुए बोला, भाभी भाभी मिठाई खिलाओ, मुझे तो इसी शहर में प्लेसमेंट मिल गया है, हुर्रे। घूमते हुए उसकी नज़र किचन के दरवाजे पर खड़ी सोनिया पर पड़ी। झट से उसने हाथ में उठाई हुई रचना को छोड़ दिया। रचना हड़बड़ाते हुए थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। सोनिया का हंस हंस कर बुरा हाल था और राहुल कभी सोनिया का तो कभी रचना को देख रहा था। उसे रचना के बारे में कुछ पता नहीं था। सोनिया ने राहुल का कान पकड़कर खींचते हुए कहा, देवर जी देख तो लिया करो। भाभी मुझे क्या पता, घर में घुसा तो कोई नहीं था। किचन से आवाज़ आ रही थी तो मुझे लगा आप हो, पर जहाँ तो गड़बड़ हो गई। अपना सिर खुजाते हुए राहुल ने कहा, मैं तो आप सबको सरप्राइज़ देना चाहता था और आपकी ही सारी सरप्राइज़ मिल गया। क्यों? हंसते हुए सोनिया ने राहुल की बात काटते हुए कहा। नीरज जी और सीमा जी भी घर के अंदर आ चुके थे। सोनिया हंस हंस कर राहुल की बात सबको बता रही थी। राहुल ने कहा, अब बस भी करो भाभी, और मम्मी पापा के पैर छूकर प्रणाम किया। फिर सब ड्राइंग रूम में बैठ गए और बातों का सिलसिला चल निकला। राहुल पूरे उत्साह के साथ सबको अपने प्लेसमेंट की बातें बता रहा था। फिर सबके लिए लाए हुए गिफ्ट्स निकाल कर देने लगा। परी तो अपनी पसंद की गुड़िया पाकर मस्त हो गई। सबको गिफ्ट देने के बाद राहुल रचना के पास गया और धीरे से बोला, किचन वाली गड़बड़ के लिए मुझे माफ़ करिए और मुझे पता नहीं था कि आपके बारे में कोई गिफ्ट नहीं है मेरे पास। रचना ने सर झुकाए हुए ही कहा, कोई बात नहीं। इतने में सीमा जी ने आवाज़ दिया, रचना सबको भूख लगी है, तुम लोग खाना लगाओ, फिर वही बात करेंगे। रचना और सीमा खाना लगाने लगी। टेबल पर भी बात करते हुए राहुल की नज़र बार बार रचना की तरफ चली जा रही थी। वो चुपचाप नज़रें झुकाए खाना खा रही थी। उसकी झुकी हुई आंखों ही राहुल को बार बार देखने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी सोनिया भाभी ने फिर छेड़ा, क्यों देवर जी कैसा बुद्धू बने? राहुल ने भी नेहले पर देहला मारा। अरे भाभी, मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये मैंने किसी और को उठा लिया है। कहाँ ये फूल सी हल्की और कहाँ आप गोभी का फूल। सुनते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़े और रचना हंसी छुपाते हुए शर्म से गड़ी जा रही थी। उसे इस तरह शर्माता देखकर राहुल की नज़र उस पे से हट ही नहीं पा रही थी। खाना खाकर सब अपने अपने रूम में चले गए। सीमा जी ने दूध का गिलास लिया और राहुल के कमरे में चली गई। उनको देखते ही राहुल बिस्तर से उठ बैठा। अरे मम्मी, मुझे आवाज़ दे देती, मैं आकर ले लेता। कोई बात नहीं राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। सीमा जी ने कहा। हाँ हाँ बोलिए मम्मी, राहुल ने कहा। सीमा जी ने पूछा, तुम्हें रचना कैसी लगी? राहुल हड़बड़ा गया। आंखें नीची करते हुए कहा, अच्छी है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? सीमा जी ने रचना की पूरी बात राहुल को बताई
और फिर कहा, बेटा इतने दिनों से हमने रचना को अच्छे से परखा है, वो बहुत अच्छी और स्वाभिमानी लड़की है। मैंने और तुम्हारे पापा ने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। तुम्हारी जॉब भी लग गई है और हम चाहते हैं कि रचना से तुम्हारी शादी कर दें, फिर उसे भी यहाँ रहने में संकोच नहीं होगा। सुनकर राहुल ने धीरे से कहा, आप लोग मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। सीमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें रचना अच्छी लगी? बच्चू, डाइनिंग टेबल पर ही मुझे सब पता चल गया था। राहुल शर्मा गया। सीमा जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा मेरा बेटा शर्माता भी है, और हंसते हुए वहां से चली गई। अगली सुबह नीरज जी और सीमा जी ने रचना से भी बात की। देखो बेटी, हम तुम्हें पसंद हो अपने राहुल के लिए, अगर तुम्हें हम लोग पसंद हैं तो बोलो। तुम्हें बहू के रूप में पाकर हम लोगों को बहुत खुशी होगी। सुनकर रचना उनके पैरों में गिर पड़ी और रोकर कहने लगी, आप लोगों ने मेरे लिए अपनों से भी बढ़कर किया है। मैं ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी। आप आज्ञा भी दे सकते थे, मुझसे इनकार नहीं होता, किंतु यहाँ भी मुझे इतना सम्मान दिया और मुझसे पूछ रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ मैं खुद को, जो भी कभी सपने में भी नहीं सोचा कर सकती वो आप शहर मुझे दे रहे हैं। सीमा जी ने उसे उठाकर उसके आंसू साफ करके उसे गले से लगा लिया। आज रचना को उसके बाबा की बहुत याद आ रही थी। जब भी उसे परेशान देखते थे तो उसे अपने पास बिठाकर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते थे, मेरी प्यारी बिटिया, घबरा मत, धैर्य रख, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तुझे भी भगवान सब कुछ देगा, बस कभी हिम्मत मत हारना। आज रचना को लगा उसका वक्त आ गया था और बाबा के आशीर्वाद से अब किस्मत उसकी भी चमक गई। राहुल से बात करके और दोनों की ओर से हाँ सुनकर नीरज जी और सीमा जी बहुत खुश थे। नाश्ते की टेबल पर सीमा जी चहकते हुए बोली, बधाई हो सोनिया, अब तो तुम्हारी पदवी बढ़ने वाली है। सोनिया ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा वो कैसे मम्मी जी? सीमा जी ने प्यार से राहुल और रचना की तरफ देखा और बोली, सोनिया अब तुम जेठानी बनने वाली हो। रचना को हमने राहुल के लिए पसंद किया है, दोनों राजी भी हैं। चलो सबको मिठाई खिलाते हैं, तुम्हें भी हुक्म चलाने का मौका मिलने वाला है। सीमा जी के बड़े बेटे राजीव ने कहा, यह सही कहा मम्मी आपने, अब तो मैं छूट जाऊंगा हुक्म बजाने से। सुनते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़े। राहुल ने चोर नज़रों से रचना की तरफ देखा, दोनों की नज़रें मिली और शर्म से झुक गई। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। सोनिया ने सुना तो उसके मुंह से बस यही निकला, क्या? फिर खुद को संभालते हुए बोली, अभी लाई मिठाई, और उठकर रसोई की तरफ चली गई। नाश्ता खत्म करके नीरज जी और राजीव ऑफिस के लिए निकल गए। सीमा जी और सोनिया अपने अपने कमरे में चले गए। गेस्ट रूम के दरवाजे पर दस्तक सुनकर रचना ने उधर देखा। राहुल खड़ा था। उसे देखते ही रचना घबराकर खड़ी हो गई। अंदर आ सकता हूँ? राहुल ने पूछा। रचना के बिना उसकी तरफ देखे हाँ में सिर हिलाया तो राहुल अंदर आ गया। रचना के बिल्कुल पास आकर उसने कहा, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है इस रिश्ते से? जानता हूँ सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, कल ही तो मिले हैं हम। आप कुछ कहे उससे पहले मैं बता दूं कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी। आप शांत गहरी झील सी आंखें कल से ही मुझे आपकी ओर खींच रही हैं। रचना ने नज़र उठाकर राहुल की तरफ देखा। आंख हल्की सी भर आई थी। कहा, आपका पूरा परिवार बहुत अच्छा है। ये मेरा सौभाग्य होगा कि इस घर की बहू बनूं। आपको मैं पसंद आई जानकर अच्छा लगा, पर मेरा अतीत और मेरे बारे में आपको जानना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ फैसला करें। राहुल ने रचना को रोकते हुए कहा, कल रात मम्मी ने मुझे सब बता दिया है। आपके अतीत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, आपको मैं जीवन साथी के रूप में पसंद हूँ या नहीं, इससे ज़रूर लेना देना है। आप किसी दबाव में आकर तो हाँ नहीं कर रही। रचना के लिए यह सब सपन जैसा था। राहुल उसे भी पसंद था, लेकिन बोले कैसे? रचना नज़र नहीं उठा पा रही थी। शर्म से उसके होंठ जैसे सिल गए थे। सिर्फ हाँ बोलना था, पर वो एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था। उसके शरीर से एक हल्की सी कपकपाहट सी थी। राहुल उसकी स्थिति समझ रहा था। उसने धीरे से उसकी चेहरा ऊपर उठाया और प्यार से माथा चूम लिया। रचना की आंख बंद हो गई और आंसू के 2 बूंद छलक गए। राहुल ने उसे सीने से लगाते हुए कहा कि अब और आंसू नहीं। दूसरी तरफ सोनिया अपने कमरे में परेशान इधर उधर घूम रही थी। कभी परेशान से मैं बेड पर बैठती, कभी खिड़की के पास खड़ी हो जाती। आखिर उसने फ़ोन उठाकर एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आते ही हड़बड़ाहट में सिर्फ इतना ही बोल पाई कि
तू जल्दी आ जा। अरे दीदी क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? पहले शांत हो जाओ फिर पूरी बात बताओ। दूसरी तरफ से सोनिया की बहन लीना की आवाज़ आई। सोनिया ने कहा, राहुल की शादी तय हो गई। सुनते ही लीना चीखी, क्या बोल रही हो दीदी? मैंने तुमसे कब से बोल रखा था कि राहुल मुझे कितना पसंद है। तुम ही हमेशा मुझे रोक देती थी कि समय आने पर तुम खुद बत करोगी सबसे। अब क्या, चाहे जो भी हो तुम कुछ करो, जीजा जी से बात करो। राहुल से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कुछ कर बैठूंगी। सोनिया ने कहा, तभी तो मैं परेशान हूँ। मैंने सोचा कि राहुल की नौकरी लगने के बाद सबसे बात करूंगी, पर अचानक सब गड़बड़ हो गया। मैं भी सपना देखती थी कि हम दोनों बहन हमेशा के लिए साथ रहेंगे, पूरे घर पर हमारा ही राज होगा। अब तो सब मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। तेरे जीजा जी से बात करके कोई फ़ायदा नहीं। माँ पापा और भाई चमचे हैं। देख, तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जा, फिर दोनों साथ सोचते हैं कि क्या और कैसे किया जाए। ठीक है दीदी, जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, बोलकर लीना ने फ़ोन रख दिया। सुबह नाश्ते के लिए सब बैठे ही थे कि एक आवाज़ आई, सरप्राइज़। सब एक साथ आवाज़ की तरफ मुड़ गए। लीना को देखकर सच में सरप्राइज हो गए थे, बस सोनिया को छोड़कर। लीना ने आकर नीरज ओ जी और सीमा जी के पांव छूकर प्रणाम किया और फिर सोनिया के गले लग गई। कान में फुसफुसाई, दीदी मैं आ गई। फिर अपने जीजू के गले लगकर बोली, कैसा लगा मेरा सरप्राइज जीजू? राजीव ने कहा, अरे ये भी कोई पूछने की बात है मेरी साली साहिबा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। लीना तुम भी हाथ धोकर आ जाओ, बस हम सब नाश्ता ही करने जा रहे थे, सोनिया ने कहा। लीना हाथ धोकर आई और राहुल के बगल में बैठ गई और मुस्कुराकर राहुल से पूछा, कैसे हो तुम? राहुल, बिल्कुल ठीक, तुम देख रही हो, राहुल का जवाब था। इतने में रचना, जो अब तक किचन में थी, पोहे का डोंगा उठाए डाइनिंग टेबल पर आई तो लीना ने जानबूझकर बोला, अच्छा दीदी तुमने नई खाना बनाने वाली रखी है, चलो अच्छा है, तुम्हें भी अब फ्री टाइम मिल जाता होगा। लीना इनसे मिलो, ये रचना है, ये हमारी बेटी जैसी है, खाना बनाने वाली नहीं। ये आवाज़ सीमा जी की थी। वैसे तुम अचानक कैसे? मेरा मतलब है कि बता देती तो राजीव या राहुल में से कोई तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाता। कोई नहीं आंटी, बस अचानक मन किया आप सबसे मिलने का तो चली आई, आखिर मेरा भी तो घर है। लीना ने सोनिया की तरफ आंख मारते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी का घर भी तो तुम्हारा है ही घर हुआ, जब मर्जी आ सकती हो, सीमा जी ने प्यार से कहा। आंटी, अंकल, दीदी, जीजू, राहुल, आज शनिवार है, मैं 4-5 दिन ही हूँ तो समय नहीं नष्ट करते हैं, क्यों न पिकनिक चले? आप सबकी भी छुट्टी है आज और कल। कैसा लगा मेरा आइडिया? चहकते हुए लीना ने कहा। नीरज जी ने कहा, फैंटेस्टिक, सब बहुत दिन हो गए एक साथ में आउटिंग गए हुए। लीना तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो नाश्ता करके सब जल्दी रेडी हो जाओ, हम सब पिकनिक के लिए चलेंगे। सोमवार से तो राहुल को भी ऑफिस ज्वाइन करना है। सबने पहले नाश्ता किया और फिर रेडी होने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। गेस्ट रूम में रचना थी तो लीना का सामान सोनिया ने अपने कमरे में रखवा दिया। दोनों बहन रेडी होने के बहाने से रूम में चली गई। रूम में आते ही सोनिया ने कहा, अच्छा हुआ तू इतनी जल्दी आ गई, देख अब जल्दी ही कुछ करना होगा वरना राहुल हमेशा के लिए तेरे हाथ से निकल जाएगा। डोंट वेरी दीदी, बस देखते जाओ लीना का कमाल, बोलकर लीना ने फूंक मारकर अपने माथे की लटों को हवा में उड़ा दिया। उसकी यह अदा देखकर सोनिया हंस पड़ी। सब रेडी हो गए हो तो चलो, एक कार राजीव लेगा और एक राहुल चला लेगा। जो जैसे तैयार हुआ, चलो कार में बैठते हैं। नीरज जी ने सबको आवाज़ दी। एक कार में राजीव, नीरज जी आगे बैठे और सोनिया और सीमा जी पीछे। जैसे ही सोनिया ने कहा, लीना तुम दूसरी कार में आ जाओ, यहाँ कंजेस्टेड हो जाएगा। लीना समझ गई, मुस्कुराकर बोली, ओके। राहुल दरवाजे से निकल ही रहा था, जैसे ही उसने ये सुना भागकर अंदर आया। रचना रेडी होकर बस रूम से निकल ही रही थी, राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और स्टोर रूम में खींच लिया। रचना चिल्लाती इससे पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अपनी उंगली अपने मुंह पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। रचना कुछ समझ नहीं पाई कि ये हुआ क्या। इशारे में ही पूछा, क्या हुआ? राहुल फुसफुसा कर कहा, बाहर लीना है, मैं उसको अपनी कार में नहीं ले जाना चाहता, बहुत बड़बड़ करती है, पूरे रास्ते पका देगी। सुनकर रचना हंस पड़ी तो राहुल ने फिर से उसका मुंह दाब दिया और चुप रहने का इशारा किया। बाहर लीना की आवाज़ आ रही थी, वो राहुल को आवाज़ देती हुई ढूंढ रही थी। स्टोर रूम छोटा था और सामान से भरा हुआ था।
राहुल और रचना काफ़ी मुश्किल से दरवाजे के पीछे खड़े हो कर छुपने की कोशिश कर रहे थे। इतने नज़दीक थे कि दोनों को एक दूसरे की धड़कन सुनाई पड़ रही थी। रचना दीवार से सटकर खड़ी थी और राहुल उसे घेर कर सामने खड़ा था। रचना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अजीब सा एहसास था वो, जिससे तड़प कर उसका मन बार बार हो रहा था कि राहुल के सीने से लग जाए, ज़ोर से उसे बाहों में भींच ले। राहुल का भी ऐसा ही कुछ हाल था। रचना ने शर्माकर उसे धक्का दिया और धत कहती हुई कमरे से के बाहर भागी। बाहर निकलते ही उसका सामना लीना से हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीना ने पूछा। तब तक राहुल भी कमरे से निकला। ये देखते ही लीना गुस्से से लाल हो गई और पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। राहुल और रचना भी उसके पीछे भागे। लीना गुस्से में आगे वाली गाड़ी में जा बैठ गई। सोनिया ने पूछा भी कि क्या हुआ, पर लीना को इतने गुस्से में देखकर उसके हाथ पर हाथ रखकर शांत होने का इशारा किया। राहुल और रचना दूसरी कार में बैठ चुके थे तो राजीव ने भी कार स्टार्ट कर दी। राहुल उसके पीछे पीछे चला। उसने पीछे मुड़कर रचना की तरफ देखा तो रचना ने थोड़े चिंतित स्वर में पूछा, लीना ने किसी को कुछ बोला? राहुल ने कहा, बोला भी तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है, हमें अपने बड़ों का लाइसेंस भी मिल गया है। और खिलखिलाकर हंस पड़ा। रचना भी हंस पड़ी। राहुल खुश था कि उसे रचना के साथ अकेले कार में वक्त बिताने को मिल रहा था और उस लीना से भी छुटकारा मिल गया था। रचना ने गाड़ी का शीशा खोल दिया और खिड़की से बाहर सर निकालकर ठंडी हवा के झोंके का मजा ले रही थी। उसके चेहरे पर बाल उड़ उड़ कर आ रहे थे और राहुल गाड़ी चलाने के साथ साथ रचना को भी निहार। गाड़ी में गाना बज रहा था, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, और समा बंध रहा था। दोनों गाड़ियां पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गई थी। घने जंगलों के बीच बहुत ही मनोरम स्थल था वो। झरने से गिरता कलकल बहता पानी, उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल की क्यारियां और पानी के बीच खुला रेस्तरां। कई परिवार वहां पिकनिक के लिए आए हुए थे। एक घने पेड़ के नीचे जगह देखकर सीमा जी ने कहा, यहीं बैठते हैं, और सब लोग वहां चटाई बिछाकर बैठ गए। कुछ गेम्स लेकर आए थे वो भी निकाल लिया। सोनिया ने कहा, मम्मी जी हम लोग मिलकर लूडो खेलते हैं। फिर कुछ सोचते हुए बोली, पर इसमें तो बस 4 लोग ही खेल सकते हैं। लीना तुम यहाँ पहली बार आई हो और राहुल के साथ ये जगह देख लो घूमकर। लीना ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो राहुल मुझे ये जगह अच्छे से दिखाओ। नीरज जी बोले, बेटा तुम लोग घूम कर आओ और रचना भी राहुल के साथ जाओ, तुम भी तो पहली बार आई हो। सुनते ही सोनिया और लीना ने मन ही मन अपना सिर पीट लिया और राहुल मन ही मन मुस्कुरा दिया। घूमते हुए लीना पूरी कोशिश कर रही थी कि रचना और राहुल के बीच में घुसी रहे। रचना को कुछ कुछ समझ आ रहा था। झरने के किनारे पहुंचते ही लीना ने जानबूझकर गिरने के बहाने से रचना को पानी में धक्का दे दिया। राहुल सामने था तो रचना उस पर ही गिर पड़ी। राहुल संभल नहीं पाया और दोनों एक साथ पानी में गिर पड़े। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और अपनी चाल उल्टी पड़ती देखकर लीना गुस्से में पैर पटकती चली गई। राहुल और रचना पूरी तरह भीग चुके थे। उनको देखकर सीमा जी ने दोनों से कहा, घर जाकर कपड़े बदल लो वरना गीले कपड़ों में बीमार पड़ जाओगे। लीना तिलमिला कर रह गई। राहुल और रचना घर आ गए। कपड़े बदलकर रचना ने खिचड़ी चढ़ा दी और राहुल के लिए। बाकी सब लोग तो खाना खाकर ही लौटने वाले थे। राहुल भी कपड़े बदल कर आ गया। उसने रचना से कहा, तुम चलो तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ जो कुछ दिनों से हमारा होने वाला है, और हाथ पकड़कर रचना को अपने कमरे में ले गया। कमरा सुव्यवस्थित था। देखकर रचना को अच्छा लगा। बोली, चलिए अच्छा है आप अपना कमरा व्यवस्थित रखते हैं, मेरा काम आसान हो जाएगा, और मुस्कुरा दी। राहुल ने कहा, अच्छा जी, और शरारत से रचना का जूड़ा खोल दिया। तुम खुले बालों में और भी अच्छी लगती हो, बोलकर मुस्कुरा उठा। रचना ने अचानक पूछ लिया, लीना आपको कैसी लगती है? क्यों, ऐसा क्यों पूछा तुमने? राहुल रचना के बगल में बैठते हुए बोला, रचना मुझे ऐसा लगा कि वो आपको पसंद करती है। शायद सोनिया भाभी भी यही चाहती हैं कि आपकी शादी लीना से हो जाए। जानता हूँ भैया भाभी को शादी को 7 साल हो गए, तब से वो मेरे पीछे पड़ी है, पर मैं उसको पसंद नहीं करता। तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। राहुल ने कहा, लेकिन इस बात से भाभी नाराज़ हो गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से इस घर में मतभेद हो या दरार आए। रचना अब भी चिंतित थी। तुम्हें मम्मी पापा ने पसंद किया है और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, इतना मत सोचो। हो सकता है कि मम्मी पापा को भी लीना मेरे लिए अच्छी नहीं लगी होगी।
राहुल ने रचना का गाल थपथपाते हुए कहा। राहुल और रचना बहुत देर तक बात करते रहे। राहुल उसे अपनी पसंद नापसंद बता रहा था, कभी बचपन की शैतानियाँ सुना रहा था। शाम तक सभी लौट आए। लीना थकने का बहाना करके सीधे रूम में चली गई। पीछे से सोनिया भी। कमरे में लीना गुस्से से चहलकदमी कर रही थी। सोनिया को देखते ही बोली, दीदी ऐसी बात नहीं बनेगी। दोनों प्रेम का झूला झूलने लगे हैं, कुछ बड़ा करना होगा जिससे ये बंदरिया से पीछा छूटे। सोनिया भी चिंता में सिर पकड़कर बैठ गई। रात के खाने की तैयारी अकेले रचना ने की। सब एक सुर में उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। बस लीना और सोनिया के गले से कोड़ नीचे नहीं उतर रहा था। खाना खाते हुए सीमा जी बोली, कल रविवार है तो क्यों न पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवा लिया जाए। सुनते ही लीना और सोनिया को ठसका लगा। सब उन्हें संभालने लगे। अगली सुबह सबने मार्केट जाने का प्लान बनाया और वहीं से पंडित जी के पास भी जाने का प्रोग्राम बनाया। रचना के नानुकर के बाद भी सीमा जी उसे दुकान से कई सूट दिलवा दिए और यह बात सीमा और सोनिया को अखर रही थी। घूमते घूमते काफ़ी वक्त हो गया था। पानी पूरी वाले पे नज़र पड़ी तो सबका जी ललच गया। पानी पूरी वाले के पास पहुंचे ही थे कि किसी ने रचना को पुकारा। पीछे मुड़कर रचना ने देखा तो चाची थी। रचना भूल गई उनका जो व्यवहार था। दौड़कर चाची के पाँव छू लिए। रचना को इतने अच्छे कपड़े में सजी धजी देखकर चाची की आंखें चौंधिया गई थी। ऊपर से तो खुशी जाहिर कर रही थी पर अंदर से जल भुन गई। सीमा जी ने उसे देखा तो पहचान गई कि ये रचना की चाची है। पुरानी बातें भूलकर उन्होंने नमस्ते किया। चाची थोड़ा सकपका गई। वो भी सीमा जी को पहचान गई थी। सोनिया और लीना पूरी गतिविधियों को ध्यान से देख रही थी। सोनिया को सब याद आ गया जो भी सीमा जी ने रचना की चाची के बारे में बताया था। उसके दिमाग में अलग खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी। सीमा जी ने चाची को घर आने का निमंत्रण दिया और विदा ली। सब थक गए थे जो पंडित जी से मिलने का प्लान किसी और दिन पे छोड़ दिया। रचना बहुत ज़्यादा खुश थी परंतु उसे क्या मालूम था कि एक अनहोनी उसके जीवन में दस्तक देने वाली है जिसके कारण उसकी सारी खुशियां तबाह हो जाएंगी। घर आकर सोनिया और लीना कमरे में घुस गई। रचना सबके लिए चाय बनाने लगी। सोनिया ने लीना से कहा, अगर हम रचना की चाची को अपने जाल में फंसा लें तो कुछ काम बन सकता है। और दोनों बहनें अपने दिमाग पर जोर डाल कर नई प्लानिंग बनाने लगी। अगले दिन सोमवार से राहुल ने भी ऑफिस ज्वाइन कर दिया। तीनों मर्द के ऑफिस जाते ही सोनिया और लीना भी कुछ बहाना बनाकर घर से निकल गई। दोनों रचना की चाची का पता लेकर ढूंढते ढूंढते उनके घर तक पहुंच गई थी। दरवाज़ा खटखटाए तो चाची ने ही दरवाज़ा खोला। आश्चर्य से देख रही थी कि सोनिया ने कहा, क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। चाची दरवाजे से हट गई तो वो दोनों घर के अंदर आ गई। बहुत साधारण सा 2 कमरों का मकान था। बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी। किसी तरह वहाँ बिछे चरपाई पर ही दोनों बैठ गई। चाची अभी भी उसको आश्चर्य से देख रही थी। फिर कहा, कुछ बोलेंगी आप लोग यहाँ अचानक कैसे। सोनिया ने गला खंकारते हुए कहा, देखिए मैं सीमा की बड़ी बहू हूँ और ये छोटी बहन। आपकी रचना का विवाह मेरे सास ने मेरे देवर से तय कर दिया है और हम दोनों ये नहीं चाहती मेरी बहन ही मेरी देवरानी बने, बस यही चाहती हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। चाची ने पूछा, हमें आपकी मदद चाहिए। ये कुछ सामान आपके पास छोड़े जा रहे हैं। कोई पूछे तो यही बोलना है आपको कि रचना ने दिया है। सोनिया ने कहा, इससे हमारा क्या फ़ायदा। अब चाची का दिमाग भी तेज़ी से काम करने लगा था। सोनिया ने 500 की गड्डी दिखाते हुए बोला, आप साथ देंगी तो यह आपका हो सकता है। अगर बस इतना बड़ा झूठ और तुम दोनों का इतना बड़ा फ़ायदा करवाने का बस इतना सा ही। चाची मुंह बनाते हुए बोली। रचना ने एक और गड्डी निकाली तो चाची की आंखों में चमक आ गई। बोली, हो जाएगा तुम्हारा काम। 2 दिन बाद सोनिया ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। उसके गहनों का डब्बा नहीं मिल रहा था। सीमा जी ने कहा, बेटा शांति से ढूंढो, वहीं अलमारी में होगा, किसी ने कपड़ों के नीचे दब गया होगा। सीमा ने झल्लाते हुए कहा, मम्मी जी सारा अलमारी छान मारी, कहीं नहीं है। तभी लीना बोल उठी, बुरा न माने तो रचना के कमरे में भी देख ले, वहीं एक घर के बाहर की सदस्य है यहाँ पर। सुनते ही राहुल चीख पड़ा, लीना सोच समझ कर बोला करो,
बाहर की तो तुम भी हो। लीना ने कहा, हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, मेरा बैग भी चेक कर लो। मैं अपनी ही बहन का गहना मैं क्यों चुराऊंगी। मैंने कल रचना को बाहर जाते हुए देखा था, उसके हाथ में एक बैग भी था, क्या पता उसमें दीदी का गहना ही हो। सुनकर रचना के होश उड़ गए, वो रोने लगी। आंटी मैंने नहीं किया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यकीन नहीं आता तो इसकी चाची के घर चलकर देख लो। मुझे इस पर शक था तो मैं इसके पीछे गई थी। इसने अपनी चाची के घर पे बैग रखा है या नहीं, इससे लीना अपने झूठ को सच बनाने के लिए चिल्ला रही थी। सीमा जी और नीरज जी सदमे में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ। लीना की जिद से सब चाची के घर की तरफ चल दिए। राहुल रचना का हाथ थामे हुआ था, उसे दिलासा दे रहा था कि तुमने कुछ नहीं किया है, मुझे पूरा भरोसा है। रचना इतना बड़ा आरोप सुनकर सुन थी, मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था, बस आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। चाची के घर पहुंचकर लीना ने झूठ मूठ बैग ढूंढने के दिखावा किया और चरपाई के नीचे से एक बैग निकालते हुए बोली, ये देखो यही बैग था जो कल ये लेकर घर से निकली थी। बैग खोला तो उसमें सोनिया के गहने थे, सब हक्के बक्के रह गए। चाची ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, कल रचना ये बैग देकर गई थी, बोल रही थी कि कुछ दिन बाद ले जाएगी। रचना को काटो तो खून नहीं। इतना सफ़ेद झूठ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। रचना को होश आया तो उसने अपने आप को राहुल के घर के गेस्ट रूम में पाया। उसे होश आया देखकर सबने राहत की सांस ली। राहुल ने उसका हाथ थाम रखा था। सीमा जी, नीरज जी सब आसपास थे। रचना सबको देखकर विहल उठी, रोने लगी। आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पता नहीं वो बैग चाची के पास कैसे आया और उन्होंने झूठ क्यों बोला। राहुल ने कहा, रचना चिंता मत करो, हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है, हम सब पता लगा लेंगे। परंतु रचना अंकल आंटी को देख रही थी, उनके चेहरे पर उसे संशय साफ नजर आ रहा था, हालांकि उन्होंने कुछ कह नहीं था अब तक। उस रात रचना बहुत परेशान थी, बार बार करवट बदल रही थी, बार बार उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती। आज उसे अपने बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं क्या करूं? अब बिना माँ बाप के इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है बाबा। बाबा आपकी बेटी को चोर बना दिया है। बाबा मुझे भी अपने पास बुला लो। बाबा बाबा अपने बाबा को याद करके उसके दिल के अंदर तक दर्द उतर आया था। अब जब उसे लग रहा था कि उसके जीवन के दुख खत्म होने वाले हैं, तब ये हो गया। किसी को अब कैसे यकीन दिलाए कि उसने कुछ नहीं किया। उसे लग रहा था कि लीना और सोनिया भाभी ने ही उसे फंसाने की कोशिश की है। शायद वो नहीं जानती कि मेरी और राहुल की शादी हो। जिस देवी देवता तुल्य सीमा जी और नीरज जी ने उसे इतने कम समय में इतना मान दिया, प्यार दिया, उनका अखंड परिवार मेरी वजह से बर्बाद न हो जाए। इन्हीं सब विचारों से जूझती हुई रचना ने नींद ले लिया था। अंधेरी रात में सबको बिना बताए वो सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर निकल पड़ी। जहां उसकी किस्मत ले जाए वहां के लिए। स्टेशन पर जाकर जो ट्रेन खड़ी थी उसमें ही बैठ गई। अंतिम गंतव्य पर ट्रेन से उतर गई। वो हरिद्वार पहुंच गई थी। स्टेशन के बाहर निकल ही रही थी कि एक बूढ़ी अम्मा लड़खड़ाती हुई दिखी। उसने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। दादी आप इस उम्र में अकेले यहाँ घूम रही हो, गिर जाती तो? रचना ने पूछा। बूढ़ी औरत ने रचना की तरफ देखा और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया खुश रहो, मेरा बेटा मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ने आया था, पर मैं तो माँ हूँ, अंतिम क्षण तक उसे देख पाऊँ इसीलिए जिद करके स्टेशन तक आ गई थी। रचना ने कहा, ओह अच्छा, कहाँ है आपका वृद्धाश्रम? चलिए मैं आपको पहुँचा देती हूँ। बूढ़ी दादी ने कहा, यहीं पास में है, और एक टूटा मुड़ा कागज़ रचना के हाथ में दे दिया जिसमें पता लिखा हुआ था। रचना ने उनको सुरक्षित पहुंचा दिया। आश्रम बहुत सलीके से बना हुआ था। बुजुर्गों की सुविधा का वहाँ पुख्ता इंतजाम था। आश्रम के बाहर ही छोटा सा गार्डन था जिसमें कई बुजुर्ग बैठे हुए थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई शतरंज की बाजी में व्यस्त था और कुछ यूं ही गप्पे हाँक रहे थे। रचना और बूढ़ी दादी जब वहां पहुंचे तो सामने ही वहां की मैनेजर दिख गई। उन्होंने पूछा, माँ जी छोड़ आए बेटे को, और आपके साथ ये लड़की कौन है? दादी ने उसे पूरा वाकया बताया और कहा, बहुत भली बच्ची है, मुझे परेशान देखकर यहाँ तक छोड़ने आ गई। मैनेजर आरती ने रचना को धन्यवाद कहा और जाने लगी। रचना ने बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? आरती ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे जायज़ा ले रही हो कि इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर उसे अपने साथ आश्रम के ऑफिस में ले गई और बैठने को कहा।
कई सवाल जवाब करने के बाद संतुष्ट होकर आरती ने उसे काम पर रख लिया, इस शर्त पर कि यदि काम में लापरवाही हुई तो तुरंत निकाल दिया जाएगा। काम पाकर रचना बहुत खुश हुई। भगवान उस पर बहुत रहम किया था, नहीं तो वो अनाथ कहाँ जाती। अब रचना को रहने के लिए छत मिल गई थी। रचना दिल लगाकर बुजुर्गों की देखभाल करने लगी। बदले में बुजुर्ग बहुत दुआएं देते थे। समय अपनी चाल से चलता रहा और इसी तरह 2 साल बीत गए। राहुल और उसका परिवार छुट्टियां मनाने के लिए हरिद्वार आए हुए थे। सब यहाँ मानसा देवी के दर्शन के लिए गए थे। गंडोला में लाइन में लगे हुए उसे लगा कि बुजुर्गों की टोली को संभालती हुई लड़की रचना है। उसने सीमा जी को कहा, मम्मी आप लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। राहुल उस तरफ बढ़ गया जहाँ रचना वृद्धाश्रम के लोगों को लेकर दर्शन के लिए स्पेशल लाइन में लगी थी। राहुल को अचानक सामने देखकर रचना कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर खुद को संभालते हुए दिखावा करने लगी जैसे वे उसे पहचानती नहीं। राहुल बिल्कुल करीब आ चुका था। सामने खड़े होकर विहलता में हाथ पकड़कर बोला, रचना तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कितनी कोशिश की ढूंढने की। मेरा हाथ छोड़िए महाशय, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रचना ने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, रचना प्लीज़ ऐसा मत करो। राहुल ने कतार स्वर में कहा, मेरा हाथ छोड़िए, सब देख रहे हैं। रचना ने कहा। राहुल ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको खींचते हुए किनारे ले गया। मजबूती से उसका हाथ पकड़े हुए कहा, रचना तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है, लेकिन मेरा क्या दोष जो तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे जाने के बाद हम लोग चाची से दोबारा मिले, पुलिस में जाने की धमकी दी तो उन्होंने सारा सच हमारे सामने रख दिया कि किस तरह सोनिया भाभी और लीना ने मिलकर उन्हें पैसे का लालच दिया और झूठ बोलने के लिए कहा। रचना की आंख से झरझर आंसू गिर रहे थे। वो सर झुकाए खड़ी सब सुन रही थी। राहुल ने आगे कहना जारी रखा, पापा और मम्मी तो सुनकर अपना आपा खो बैठे। उन्होंने भाभी को खूब सुनाई, एक बिन माँ बाप की बच्ची के साथ तुम दोनों बहनों को यह सब करते हुए शर्म नहीं आई? भगवान का डर नहीं है तुम लोगों के दिल में? एक अनाथ के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पता नहीं वो बच्ची कहाँ गई? तुम लोगों की वजह से पता नहीं कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया, तुम दोनों क्या अपने आप को माफ़ कर पाओगी कभी? मम्मी पापा ने भाभी को तुरंत घर छोड़ने को कहा। घर की इज्जत का सवाल नहीं होता तो पुलिस के हवाले कर देते। बहुत माफ़ी मांगने के बाद और भैया के आश्वासन पर भाभी को माफ़ कर दिया गया। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। रचना हम सब शर्मिंदा हैं। जो भी तुम्हारे साथ हुआ, मम्मी पापा भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं और मैं भी। रचना ने सिर्फ इतना पूछा, आपकी शादी लीना से हो गई? राहुल ने उसे खींचकर गले से लगा लिया। रचना मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। नहीं मिलती तो आजीवन कुंवारा ही रहता, पर मेरे दिल को यकीन था कि तुम ज़रूर मिलोगी। यह बोलते समय उसकी आंखें आंसुओं से डूब गई। रचना भी रोए जा रही थी। उसने देखा आश्रम के सारे लोग टकटकी लगाकर उन दोनों को ही देख रहे थे। राहुल ने कहा, सारे घर वाले यहीं हैं, चलो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। रचना ने उसे रोकते हुए कहा, मेरे साथ और भी लोग हैं। मैं यहाँ एक वृद्धाश्रम में काम करती हूँ और इन सबको यहाँ दर्शन के लिए लाई हूँ। अपनी जिम्मेदारी पर इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। राहुल ने कहा, हाँ तो ठीक है ना, सबको साथ लेकर चलते हैं, दर्शन भी हो जाएगा और सबसे मिलना भी। रचना ने सबका परिचय राहुल से कराया। इन 2 सालों में सब रचना से बहुत घुल मिल गए थे और राहुल के बारे में भी सब जानते थे। राहुल ने सीमा जी को फ़ोन करके कहा, आप लोग मंदिर में ही रुकिए, आप सबके लिए सरप्राइज़ है, मैं आ रहा हूँ। सब मंदिर पहुँचे तो रचना को देखते ही सीमा जी ने गले से लगा लिया। हमें माफ़ कर दो बेटी, प्लीज़ आंटी, मुझे शर्मिंदा मत करिए, आपकी कोई गलती नहीं है। रचना ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। सोनिया भाभी ने भी रचना से माफ़ी मांगी। माफ़ कर दे रचना, बहन प्रेम में बहक गई थी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ अब घर चलो हमारे साथ, तुम भी मेरी छोटी बहन हो। अब से भूल जाइए भाभी, जो हो गया सो हो गया। रचना सबको माफ़ कर चुकी थी। तभी राहुल रचना का हाथ पकड़कर माँ मानसा के सामने ले आया और उसकी मांग में सिंदूर भरकर बोला, माँ के दरबार से बेहतर क्या हो सकता है? यही सही वक्त है और यही हम दोनों की किस्मत। दोनों माँ के आगे नमस्तक हो गए। रचना को भी यकीन हो गया उसी वक्त की बात पर, शायद जो उसके बाबा कहा करते थे, और अब उसे अपनी किस्मत पर भी भरोसा हो गया था।
सभी बहुत खुश थे। शाम को वृद्धाश्रम से रचना की विदाई इस तरह हुई जैसे मायके से बेटी विदा हो रही हो। सभी बुजुर्गों की आंखें नम थी और होंठों पर मुस्कान। सभी बुजुर्गों ने उन दोनों को ढेर सारी दुआएं दी। उन शायद बुजुर्गों की दुआओं का ही फल था जो रचना की ज़िंदगी में बाहर आ गई थी और सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ वो अपने घर के लिए विदा हुई। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।